साइकोलॉजी ऑफ मनी चैप्टर नंबर 20 स्वीकारोक्तियाँ। मेरी खुद की धन संपत्ति का मनोविज्ञान। सैंडी गारमेंट्स एक अरबपति निवेशक थे जिन्होंने फर्स्ट मैनहट्टन नामक एक परामर्श समूह की स्थापना की। कहा जाता है कि अपने निवेश दल के लिए साक्षात्कार में उम्मीदवारों से यह सवाल पूछा किया करते थे, आपके पास क्या है और क्यों। यह नहीं आपके अनुसार कौन सा स्टॉक सस्ते हैं या कौन सी अर्थव्यवस्था में मंदी आने वाली है, बस मुझे यह दिखाइए कि आप अपने पैसे के साथ क्या कर। मुझे यह सवाल पसंद है क्योंकि यह उन बड़े अंतर को रेखांकित करता है जो आपके बीच होता है, जो अर्थपूर्ण लगे, जिसे लोग अक्सर करने की सलाह देते हैं, और फिर वह जो उन्हें सही लगता है जो वो वास्तव में करते हैं। मॉर्निंग स्टार के अनुसार यूएस के आधे पोर्टफोलियो मैनेजर अपने धन का एक एक पैसा भी अपने फंड में नहीं लगाते। यह घोर सुनाई पड़ सकता है और आंकड़े निश्चित रूप से पाखंड को उजागर करते हैं, लेकिन जितना आप सोचते हैं यह सब उससे अधिक सामान्य है। यूएससी में औषधि के प्रोफेसर केन मुरे ने 2011 में हाउ डॉक्टर्स डाई नाम से एक लेख लिखा जिसमें दर्शाया कि डॉक्टर मरीजों के लिए जो इलाज निर्धारित करते हैं अपने लिए किस स्तर तक उससे अलग इलाज चुनते हैं। डॉक्टर हम सब की तरह नहीं मरते, उन्होंने लिखा। हमारे बारे में जो असामान्य बात हुआ है यह नहीं कि अधिकांश अमेरिकियों की तुलना में उन्हें कितना अधिक उपचार मिलता है, बल्कि कितना कम। वे दूसरों की को मौत से बचाने में भले ही बहुत अधिक समय लगाते हों और अपनी मृत्यु का सामना करते समय वे काफ़ी शांत रहते हैं। वे अच्छी तरह से जानते हैं क्या होने वाला है, वे कल को के बारे में भी जानते हैं और आमतौर पर हर प्रकार की मेडिकल देखभाल की पहुंच रखते हैं, लेकिन वे धीरे से चले जाते हैं। एक डॉक्टर अपने मरीज के कैंसर का इलाज करने के लिए तमाम कोशिशें कर सकता है, लेकिन अपने लिए परामर्शक देखभाल चुनता है। लोग आपको जो करने की सलाह देते हैं और जो वे खुद अपने लिए करते हैं, इस बीच का अंतर हमेशा खराब नहीं होता। बस यह बात इसको रेखांकित करती है कि जब आप ऐसी जटिल और भावनात्मक समस्याओं से गुजर रहे हों जो आपको और आपके परिवार को प्रभावित करे, तो कोई ऐसी सलाह, कोई एक ऐसा सही जवाब नहीं होता, कोई सार्वलौकिक सत्य नहीं होता। बस अगर कुछ मायने रखता है वह यह है कि आपके और आपके परिवार के लिए क्या काम करता है और जिन आवश्यकताओं को आप पूरा करना चाहते हैं उन्हें इस तरह पूरा जिसमें आप तृप्त महसूस करें और रात में ठीक से सो सकें। ऐसे कुछ मूल सिद्धांत हैं जिनका पालन करना आवश्यक है। यह औषधि और वित्त दोनों में लागू होता है, लेकिन महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय स्प्रेडशीट और पाठ्यपुस्तक में नहीं किए जाते, वे खाने की मेज पर किए जाते हैं। वे अक्सर प्रतिफल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि अपनी जीवनसाथी या संतान को निराश न करने के उद्देश्य से लिए जाते हैं। इस तरह की चीज़ों को चार्ट और सूत्रों में प्रक्षिप्त करना कठिन है और वे हर व्यक्ति के लिए बहुत अलग होते हैं। जो एक व्यक्ति के लिए काम करें दूसरे के लिए नहीं कर सकता। आपको यह ढूंढना जरूरी है कि आपके लिए क्या काम करता है। मेरे लिए जो काम करता है वह यह रहा। मेरा परिवार मेरी बचत के बारे में क्या सोचता है। चार्ली मुंगेर ने एक बार कहा था, मेरा लक्ष्य धनवान बनने का नहीं था, मैं बस आज़ाद होना चाहता था। हमें धन को एक तरफ रख सकते हैं, लेकिन आज़ादी हमेशा मेरा व्यक्तिगत वित्तीय लक्ष्य रही। सर्वाधिक प्रतिफल का पीछा करने और अपनी संपत्ति को लिवरेज कर बहुत शान शौकत का जीवन बताने में मुझे खास दिलचस्पी नहीं है। दोनों ही ऐसे खेलों की तरह नजर आते हैं जो लोग अपने दोस्तों को प्रभावित करने के लिए खेलते हैं। दोनों में ही जोखिम छुपा रहता है। मैं बस हर सुबह उठकर यह अनुभव करना चाहता हूँ कि मैं और मेरा परिवार जो चाहे वह कर सकते हैं, वह भी अपनी शर्तों पर। हमारा हर वित्तीय निर्णय इसी लक्ष्य के इर्द गिर्द घूमता है। मेरे माता पिता ने अपनी वयस्कता के दो चरणों में बिताई, अत्यंत गरीबी और औसत रूप से समृद्ध। मेरे पिता 40 वर्ष की उम्र में डॉक्टर बने जब वे 3 बच्चों के पिता थे। एक डॉक्टर का वेतन कमाने में वह मितव्ययिता की मानसिकता नहीं बदली जो मिडिल क्लास के 3 भूखे बच्चों को संभालते हुए निर्मित हुई थी। और मेरे माता पिता ने अपने साधनों से नीचे रहकर उच्च बचत दर के साथ बिताए। इससे उन्हें काफ़ी हद तक स्वतंत्रता मिली। मेरे पिता एक आपातकालीन कक्ष के डॉक्टर थे, अधिकतर तनाव वाला पेशा जिसमें मैं कल्पना कर सकता हूँ और जो दिन और रात की शिफ्ट के बीच शरीर की आंतरिक घड़ी को कष्ट में टांगल की मांग रखता है। 2 दशक के बाद उन्होंने निर्णय किया कि बस बहुत हुआ, इसलिए उन्होंने यह काम बंद कर दिया। उन्होंने बस यह काम छोड़ा और अपने जीवन में अगले पड़ाव की ओर चल पड़े। यह मेरे मन में बैठ गया। एक सुबह उठकर वह बदल पाने की क्षमता जो आप कर रहे हैं अपनी शर्तों पर जब आप तैयार हों, यह सभी वित्तीय लक्ष्यों को महानतम प्रतीत होता है। मेरे लिए स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं कि आप काम करना छोड़ दें। इसका मतलब यह है कि आप बस वह काम करेंगे जो आपको पसंद हो, जिसके साथ करना पसंद हो, जिस समय आप चाहें और जब तक चाहें। और कुछ स्तर तक की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक डॉक्टर का वेतन कमाना आवश्यक नहीं है। इसके लिए अधिकांश रूप से अपनी उम्मीदों पर काबू रखना और अपने साधनों के से नीचे का जीवन बिताना आवश्यक है। स्वतंत्रता किसी भी आय के स्तर पर आपकी बचत दर से संचालित होती है और एक निश्चित आय के स्तर के बाद आपकी बचत दर आपकी जीवन शैली की उम्मीदों को हद से बाहर न जाने देने की योग्यता से संचालित होती है। मेरी पत्नी और मैं कॉलेज में मिले और शादी के सालों पहले साथ रहने लगे। स्कूल के बाद हम दोनों के पास प्रवेश की नौकरियां थीं जिनकी
आय भी प्रवेश स्तर वाली थी और हमारी जीवन शैली औसत दर्जे की थी। सभी जीवन शैलियाँ स्पेक्ट्रम में विद्यमान होती हैं। जो एक व्यक्ति के लिए संतोषजनक हो, किसी और के लिए राजसी या गरीब जैसा लग सकता है, लेकिन हमारी आय पर हमें हमारे अनुसार एक संतोषजनक अपार्टमेंट, एक संतोषजनक कार, एक संतोषजनक कपड़े और संतोषजनक खाना मिला। आरामदायक लेकिन शान शौकत भरा कुछ भी नहीं। एक दशक से अधिक तक बढ़ती आय के बावजूद मैं वित्त में और मेरी पत्नी स्वास्थ्य सेवाओं में हम काफ़ी हद तक उसी जीवन शैली का अनुसरण करते आए। इससे हमारी बचत दर को लगातार बढ़ाया। वस्तुतः हर डॉलर की बचत ने हमारी बचत को उपार्जित किया। हमारा स्वतंत्रता कोष। जब हम अपने साधनों में काफ़ी नीचे के जीवन जीते हैं और हमारी आय के बारे में कम से और 20 की उम्र में स्थापित हमारी जीवन शैली को बनाए रखने के लिए हमारे निर्णय के बारे में अधिक जानकारी देता है। हमारे घर की वित्तीय योजनाओं का वह हिस्सा जिस पर मुझे गर्व है वह यह है कि हमने जीवन शैली कामनाओं को गोल पोस्ट को कम कर उम्र में आगे बढ़ना बंद कर दिया। हमारी बचत दर काफ़ी अधिक है, लेकिन हमें शायद ही कभी लगता हो कि हम दमनात्मक रूप से मितव्ययी हैं, क्योंकि अधिक सम्मान के लिए हमारी आकांक्षाएं अधिक नहीं बढ़ी हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी कोई आकांक्षाएं हैं ही नहीं। हमें अच्छा सामान पसंद है और हम आरामदायक रूप से रहते हैं। हमने बस गोल पोस्ट को आगे बढ़ाना बंद कर दिया है। यह हर किसी के लिए काम नहीं करेगा और यह हमारे लिए सिर्फ इसलिए काम करता है क्योंकि हम दोनों इसके लिए समान रूप से सहमत हैं। इनमें से कोई भी दूसरे को के लिए समझौता नहीं कर रहा। अधिकतर चीज़ें जिनमें हमें आनंद मिलता है, टहलने जाना, पढ़ना, पॉडकास्ट, इसका मूल्य अधिक नहीं है। इसलिए हमें शायद ही कभी कोई कमी महसूस हो। कभी कभार जब मैं हमारी बचत दर पर सवाल करता हूँ तो मैं अपने माता पिता की स्वतंत्रता के बारे में सोचता हूँ, जो उन्होंने सालों की कड़ी बचत से कमाई और तुरंत मैं वापस आ गया। स्वतंत्रता हमारा शीर्ष लक्ष्य है। अपने साधनों से नीचे जीने का एक दूसरा लाभ यह है कि अन्य लोगों के साथ बराबरी करने के मानसिक भ्रम से बच सकते हैं। अपनी समर्थता से कम से आरामदायक जीवन बिताना और अधिक की कामना न करना उस अत्यधिक सामाजिक दबाव को हटा देता है जिसे आधुनिक फर्स्ट वर्ल्ड में अधिकतर लोग खुद पर लाद लेते हैं। नासिम तालिब ने स्पष्ट लिखी, सच्ची सफलता रेटरेस को छोड़कर अपनी कार्यकलाप को व्यवस्थित करना है जिससे मन की शांति प्राप्त की जा सके। मुझे यह पसंद आया। हम स्वतंत्रता कैंप के लिए इतने प्रतिबद्ध हैं कि हमने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जिन्हें कागजों पर मतलब न बने। हमारे घर में कोई ऋण नहीं है, जो हमारा सबसे खराब वित्तीय निर्णय है, लेकिन सबसे अच्छी संपत्ति निर्णय। जब हमने यह घर खरीदा, ऋण ब्याज दर बहुत कम थी। कोई भी तर्कसंगत निवेशक यही सलाह देता कि सस्ते धन का फायदा उठाया जाए और अतिरिक्त बचत को अधिक प्रतिफल वाली संपत्ति जैसे स्टॉक्स में लगाया जाए। लेकिन हमारा लक्ष्य रुखाई के तर्कसंगत नहीं होना चाहिए, बस मानसिक रूप से उचित होना चाहिए। यह स्वतंत्रता का अनुभव है जो मुझे अपने घर में स्वामित्व से होता है। वह उस वित्तीय लाभ से कहीं अधिक है जो मुझे सस्ते ऋण से अपनी संपत्ति को लिवरेज करने से मिलता है। मानसिक भुगतान को हटा देना अपनी संपत्ति के दीर्घकालिक मूल्य को उच्चतम सीमा तक बढ़ाने से बेहतर महसूस होता है। जो लोग मेरे इस निर्णय के नुक्स गिनाते हैं या वे जो ऐसा कभी नहीं करेंगे, मैं उनके सामने इसकी वकालत नहीं करता। कागजों पर इसका समर्थन नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारे लिए यह काम करता है। हमें यह पसंद है और यही महत्वपूर्ण है। अच्छे निर्णय हमेशा तर्कसंगत नहीं होते। एक मोड़ पर आकर आपको खुश होने और सही होने के बीच चुनना ही पड़ता है। हम अपनी संपत्ति को इतना बड़ा प्रतिशत नकद के रूप में रखते हैं जिससे कोई वित्तीय सलाहकार परामर्श नहीं देगा। हमारी संपत्ति का लगभग 20% भाग हमारे घर के मूल्य के अलावा इसके भी कागजों पर समर्थन नहीं किया जा सकता और मैं दूसरों को ऐसा करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। यह बस हमारे लिए काम करता है। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि नकद स्वतंत्रता की ऑक्सीजन है और अधिक महत्वपूर्ण रूप से हम नहीं चाहते कि हमें अपने स्टॉक बेचने पर मजबूर होना पड़े। हम चाहते हैं कि एक बड़ा खर्च सामने आने पर उसकी भरपाई के लिए स्टॉक्स के बेचने की संभावना जितना हो सके शून्य के निकट हो। शायद अन्यों के मुकाबले हमारी जोखिम सहनशीलता कम है, लेकिन व्यक्तिगत वित्त के बारे में मैंने जो भी सीखा है उसके अनुसार हर कोई बिना छूट के एक ऐसे बड़े खर्च का सामना करेगा जिसकी उसने उम्मीद न की हो, और इस खर्च के लिए वे विशेष रूप से योजना नहीं बनाते क्योंकि उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। कुछ लोग जिन्हें हमारे वित्त की जानकारी अक्सर पूछते हैं, आप किस लिए बचत कर रहे हैं, घर, बोट या नई कार? नहीं, मैं इनमें से किसी के लिए भी नहीं। मैं ऐसे संसार के लिए बचत कर रहा हूँ जहाँ जितना हम उम्मीद करते हैं आकस्मिक उससे अधिक सामान्य है। किसी खर्च की भरपाई करने के लिए स्टॉक बेचने पर मजबूर न होने का मतलब यह है कि हम एक लंबे समय के लिए अपने स्टॉक्स की कंपाउंडिंग की संभावना बढ़ा रहे हैं। चार्ली मुंगेर ने इसे अच्छी तरह समझाया। कंपाउंडिंग का पहला नियम यह है कि इसे आवश्यक रूप से कभी बाधित न किया जाए। मेरा परिवार निवेश के बारे में किस प्रकार सोचता है? मैंने अपना कैरियर एक स्टॉक पिकर के रूप में शुरू किया। उस समय हमारे पास बस अलग अलग स्टॉक थे, अधिकतर बड़ी कंपनियों के जैसे बर्कशायर हैथवे और प्रॉक्टर एंड गैम्बल। साथ ही कुछ छोटे स्टॉक जिन्हें मैं गहन मूल्य
निवेश समझता था। वापस मेरी 20 की उम्र में जाकर देखा जाए तो मेरे पास हर समय कम से कम 25 अलग अलग स्टॉक हुआ करते थे। मुझे नहीं पता था कि एक स्टॉक पिकर के रूप में मैंने कैसा कामकाज किया। क्या मैंने मार्केट को हरा दिया? मुझे अंदाज़ा नहीं है। अधिकतर लोग जो शो कोशिश करते हैं उनकी तरह मैंने भी अच्छा स्कोर नहीं रखा। किसी भी तरह से मैंने अपने विचार बदल दिए और अब हर वह स्टॉक जो हमारे पास है वह कम लागत का सूचकांक कोष है। मैं सक्रिय रूप से स्टॉक पिक करने के विरुद्ध नहीं हूँ, चाहे फिर आप यह खुद करें या फिर किसी सक्रिय फंड मैनेजर को अपना पैसा देकर करवाएं। मुझे लगता है कि कुछ लोग मार्केट के औसत से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, बस यह मुझे बहुत कठिन लगता है, जितना अधिकतर लोग सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा कठिन। अगर मुझे निवेश को लेकर अपने विचार का सार प्रस्तुत करना हो तो वह कुछ इस प्रकार होगा। हर निवेशक को एक ऐसी कार्यनीति चुननी चाहिए जिसमें उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने की अधिकतम संभावना हो, और मुझे लगता है कि अधिकतर निवेशों के लिए कम लागत के सूचकांक कोष में औसत होता डॉलर कास्ट दीर्घकालिक सफलता की सबसे अधिक संभावना प्रदान करेगा। इसका मतलब यह नहीं कि सूचकांक निवेश हमेशा काम करेगा। इसका मतलब यह भी नहीं कि यह सबके लिए है, और इसका मतलब यह भी नहीं कि सक्रिय स्टॉक पिकिंग असफल होकर ही रहेगी। आमतौर पर इस उद्योग की एक नहीं तो दूसरी और बहुत अधिक मोर्चेबंदी हो चुकी है, विशेषतः वे लोग जो सक्रिय निवेश में सख्त विरोधी हैं। मार्केट को हराना कठिन होना चाहिए, सफलता की संभावनाएं कम होनी चाहिए। अक्सर ऐसा न हो तो फिर हर कोई यह करेगा, और अगर हर कोई यह करेगा तो कोई अवसर ही नहीं मिलेगा। इसलिए अगर मार्केट को हराने की कोशिश करने वालों में अधिकतर ऐसा करने से चूक जाएं तो किसी को हैरान नहीं होना चाहिए। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो सोचते हैं कि मार्केट को हराने की कोशिश करना पागलपन है, लेकिन जो अपने बच्चों को आसमान छूने और पेशेवर एथलीट बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हर किसी को अपनी सोच होती है, अलग संयोगानुपात से खेलने का नाम है, और हम सब संयोगानुपात के बारे में अलग ढंग से सोचते हैं। सालों के अंतराल में मैं इस धारणा को समझ पाया हूँ कि अपने परिवार के सभी वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में की हमारी संभावनाएं अधिक हो जाएंगी अगर हम नियमित रूप से दशकों तक कम लागत के सूचकांक कोष में निवेश करते रहें और राशि को कंपाउंडिंग के लिए छोड़ दें। यह अधिकांश रूप से हमारे मितव्ययी खर्च को जीवन शैली के कारण है। यदि मार्केट से बेहतर प्रदर्शन करने का अतिरिक्त जोखिम उठाए बिना आप अपने लक्ष्य प्राप्त कर लें तो कोशिश करने का मतलब ही क्या है? मैं इस विश्व का सर्वोत्तम निवेशक हुए बिना रह सकता हूँ, लेकिन मैं एक खराब निवेशक बनकर नहीं रह सकता। और जब मैं इस तरह से सोचता हूँ, सूचकांक खरीद कर रोके रखने का विकल्प हमारे पास बहुत आसान है। मैं जानता हूँ कि हर कोई इस तर्क से सहमत नहीं होगा, खासकर मेरे दोस्त जिनका काम मार्केट को हराना है। जो वे करते हैं मैं उनका आदर करता हूँ, लेकिन हमारे लिए यही काम करता है। हम अपने हर वेतन में से इन सूचकांक कोष में निवेश करते हैं। यूएस और अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक्स का मेल हमारा कोई नियत लक्ष्य नहीं है, यह बस वह है जो हमारे खर्च करने से के बाद बच जाता है। इसी कोष में से हम सेवानिवृत्ति खाते में पैसा डालते हैं और अपने बच्चों की 529 कॉलेज बचत योजनाओं में योगदान करते हैं, और बस इतना ही। प्रभावी रूप से हमारा शुद्ध मूल्य है एक घर, चेकिंग अकाउंट और कुछ वैनगार्ड सूचकांक कोष। हमारे लिए इसके और अधिक जटिल होने की आवश्यकता नहीं है। मुझे यह सरल ही पसंद है। निवेशक को लेकर मेरी एक गहन धारणा यह है कि निवेश में लगे प्रयास और निवेश के नतीजों को कम सहज संबंध होता है। कारण यह है कि संसार कुछ द्वारा संचालित होता है और कुछ एक परिदर्शी कारक अधिकांश नतीजों के लिए उत्तरदायी होते हैं। आप निवेश करने में चाहे कितना भी कड़ा प्रयास करें, लेकिन आप उन 2 या 3 बातों से चूक जाएं जो आपकी कार्यनीति में कांटा घुमाती है, आप सफल नहीं हो पाएंगे। इसका उल्टा भी सच है। सरल निवेशक कार्यनीति भी अच्छे से काम कर सकती है अगर वे उन चीज़ों पर पकड़ बनाए रखें जो उस कार्यनीति की सफलता के लिए आवश्यक हैं। मेरी निवेश कार्यनीति सही निवेश क्षेत्र चुनने या फिर अगली मंदी का समय जानने पर निर्भर नहीं करती। यह उच्च बचत दर, धैर्य और इस आशावाद पर निर्भर करती है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था अगले कई दशकों में मूल्य बनाएगी। मैं वस्तुतः अपना पूरा निवेश प्रयास इन 3 बातों के बारे में सोचने में लगाता हूँ, खासकर पहली 2 जिन्हें मैं नियंत्रित कर सकता। मैंने अतीत में अपनी निवेश कार्यनीतियाँ बदली हैं, इसलिए निश्चित रूप से संभावनाएं हैं कि मैं इसे भविष्य में भी बदल सकता हूँ। हम चाहे जैसे बचत या निवेश करें, मुझे विश्वास है कि हमारा लक्ष्य हमेशा स्वतंत्र होगा और हम हमेशा वह करेंगे जिससे हम रात में चैन की नींद सो पाएं। हमें लगता है कि यही परम लक्ष्य है, धन संपत्ति का मनोविज्ञान में महारत। लेकिन हर किसी को अपनी सोच होती है, मूर्ख कोई नहीं होता। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 20 कंप्लीट। थैंक यू। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज शेयर इट एज मच एज यू कैन। थैंक यू।